हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि पार्क आंग कैप्टन री को आवाज दे देता है और कैप्टन री उसे आवाज दे के बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। सैरी ये बात देखती है तो भागने लगती है। सैरी बस अंधे घोड़े की तरह भाग रही होती है। पार्क आंग कैप्टन री के पास आता है और कहता है कि मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। कैप्टन री उसे कहते हैं कि हमारे सिपाहियों को खबर दे दो, कोई भी अनजान औरत उन्हें यहाँ पर दिखे तो उसे फौरन से पकड़ ले। पार्क आंग कहता है क्या कोई घुसपैठिया घुसाया है, यहाँ पर कोई स्पाई है। कैप्टन री कहते हैं कि एक साउथ कोरियन लड़की है जो गलती से यहाँ पर आ गई है, उन्होंने अरेस्ट करना है, शूट नहीं, ये जल्दी से मेरा पैगाम उन्हें पहुँचा दो। पार्क आंग कहता है कि ठीक है। फिर वो प्योचिसू को बुला रहा होता है लेकिन वो तो बेहोश सोया हुआ होता है। पार्क आंग कैप्टन री के पास आता है और कहता है कि मैंने पैगाम पहुँचा दिया है। तो कैप्टन री बस हाँ में सर हिलाते हैं। पार्क आंग कहता है कि कैप्टन री सब ठीक तो है ना। तो कैप्टन री अपने पाँव की तरफ देखते हैं तो पार्क आंग कहता है कि कहीं आपने माइंस पर पैर तो नहीं रख दिया, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंजीनियर कॉर्प्स को पैगाम देता हूँ। तो कैप्टन री कहते हैं कि तुम ये क्यों नहीं करते फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क, और तुम तो इसमें ट्रेंड हो ना। तो पार्क आंग कहता है कि मैंने बस एक ही बार डिसेबल किया है। कैप्टन री कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो पार्क आंग कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर वो हाथों से ये माइंड डिसेबल करने वाला होता है। तो कैप्टन री कहते हैं कि तुम हाथों से डिसेबल करोगे। फिर उसे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देते हैं और कहते हैं कि पहले इसे माइंड की पिन उतार लेना। पार्क आंग अभी बैठता ही है तो कैप्टन री कहते हैं कि जरा ध्यान से, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम फ्यूज को हिट करोगे और ये काम बहुत ही ध्यान से करना। तो पार्क आंग कहता है कि ठीक है, और सारे टाइम कैप्टन री उसे बार बार कह रहे होते हैं कि ध्यान से करना, जरा संभल कर और जरा आराम से। तो पार्क आंग ऊपर देखता है और कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा है। तो कैप्टन री कहते हैं कि हाँ है। फिर वो खड़ा हो जाता है तो कैप्टन री कहते हैं कि निकाल दिया। तो पार्क आंग कहता है कि जी सर निकाल दिया। कैप्टन री बहुत ही आहिस्ता से अपना पाँव उठाते हैं और फिर सुकून का सांस लेते हैं। फिर सैरी को दिखाते हैं जो अंधाधुंध भाग रही होती है। जब टर्न लेने की बारी आती है तो कहती है कि उसने राइट को जाने का कहा था, राइट को जाती है तो फिर वापस आती है, कहती है कि वो तो नॉर्थ का है, उस पे यकीन मैं कैसे करूं। और फिर यूं ही सैरी राइट और लेफ्ट के चक्कर में फंस जाती है। फिर हमें प्योचिसू को दिखाते हैं जो सभी अपने आर्मी मैन से कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई जासूस दिखी है और हमें ऑर्डर मिला है कि जैसे ही वो दिखे उसे गोली मार दो। और पहले वो डाकू और अब ये जासूस औरत, क्या ये सब कुछ तभी होना था जब हमारी कमांड चेंज होने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। फिर प्योचिसू सबको दो का पेड़ बनाकर अलग अलग जगह को जाने का कहता है और कहता है कि अगर ये लड़की हमारे ट्रांसफर के बाद आ जाती तो इसका क्या जाना था, हमारी जगह ये सारे काम कंपनी 6 को करने पड़ने थे। एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि सर अगर हम उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो हमें इनाम भी तो मिलेगा ना, और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो प्योचिसू कहता है कि प्रमोशन, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर प्योचिसू को सैरी दिख जाती है। प्योचिसू कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि मुझे जनरल से मेडल कब मिलेगा, लगता है कि वो वक्त आ गया है। फिर प्योचिसू भागते हुए सैरी की तरफ जाता है, वहाँ देखता है तो उसे सैरी नहीं मिलती, सैरी छुप गई होती है। प्योचिसू कहता है कि ये क्या, वो कहाँ गई, अभी तो यहीं पर थी। फिर सैरी दूसरी तरफ भागने लगती है। फिर प्योचिसू सैरी की तरफ निशाना बनाता है और कहता है कि ये लड़की इतना हिल क्यों रही है, अगर ये एक ही जगह पे रुक जाए तो मेरा निशाना अच्छे से लगेगा। और आखिर ये लड़की कितना तेज भागती है, मैं तो थक गया हूँ। और फिर प्योचिसू बाकी आर्मी को बैकअप के लिए भी कह देता है। फिर सैरी देखती है तो बहुत से आर्मी ऑफिसर्स उसके पीछे होते हैं। सैरी कहती है कि ये सब मेरे पीछे क्यों लगे हैं, लगता है उस कमीने ने ही भेजे होंगे। फिर सैरी माइंड स्पिन के अंदर चली जाती है, सभी आर्मी ऑफिसर्स वहीं पर रुक जाते हैं। प्योचिसू कहता है कि ये लड़की तो सीधा माइंड फील्ड पर ही घुस गई, लेकिन सैरी की किस्मत उसका साथ देती है और एक भी माइंस पे उसका पाँव नहीं आता। पार्क आंग कहता है कि सर ये तो फेंस के उस पार चली गई। प्योचिसू उसे गोली मारने वाला होता है तो कैप्टन भी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग लेफ्ट से जाकर उसका पीछा करो, मैं राइट साइड से उसका पीछा करता हूँ। फिर सैरी फेंस के पास पहुंच जाती है। प्योचिसू उसे आवाजें देता रहता है कि लड़की रुक जाओ, तो मेरी बात मानो। सैरी कहती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए और फेंस से छलांग लगाने वाली होती है। प्योचिसू उसे कह रहा होता है कि वहाँ ना जाओ, हमारी बात मानो, वो तुम्हारा देश नहीं है, वो गलत रास्ता है, वापस आ जाओ। और दोनों यूं ही चिल्लाते हुए सैरी को वापस बुलाने लगते हैं। कैप्टन री भी उन्हें ऐसे करते हुए देख रहे होते हैं और फिर प्योचिसू को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गन पकड़ लेता है और सैरी छलांग लगा देती है। प्योचिसू कहता है कि बड़ी ही बेवकूफ लड़की है। पार्क
पार्क कांग कहता है कि आखिर वो फेंस के उस पार क्यों गई। प्योजीसू कहता है कि अब हम क्या करें, तो कैप्टन री कहते हैं कि गार्ड पोस्ट को अलर्ट करो, यानी कि सेरी अब डीमिलिटराइज जोन से निकलकर नॉर्थ कोरिया के अंदर आ चुकी होती है। फिर हमें जोमयोक को दिखाते हैं जिसे साउथ कोरियन ड्रामेस बहुत पसंद होते हैं और अभी भी वो ड्रामा ही देख रहा होता है। प्योजीसू उसे बहुत बार बुलाता है लेकिन उसने हेडफोन्स पहने होते हैं जिससे उसे आवाज नहीं आती और वो पूरी तरह से अपने ड्रामे में खोया होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी के पास से बाहर सेरी भी गुजर रही होती है। सेरी बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है और फिर पत्थर से टकराने के बाद बहुत जोर से जमीन पर गिर भी जाती है, लेकिन सेरी अपनी चोट को इग्नोर करती है और फिर से उठकर भागने लगती है। फिर हमें उन दोन को दिखाते हैं जिसने न्यूली आर्मी को ज्वाइन किया होता है और अपनी मॉम का आया हुआ खत पढ़ रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि 10 साल का सफर अच्छा होगा या बुरा ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से अपनी सर्विस पूरी करो और बहादुरी के मेडल के साथ तुम शान से घर लौटो। और उन दोनों रो रहा होता है और फिर सेरी उसके पास से भी गुजरती है और उससे भी पता नहीं चलता। फिर हमें सेरी की मॉम को दिखाते हैं और ये सेरी की स्टेप मदर होती है। फिर उन्हें सेक्रेटरी ना की कॉल आती है जो उन्हें सेरी के गुम होने की खबर देता है, तो वो कहती है कि तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। फिर हमें हेजी को दिखाते हैं जिसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कह रही होती है कि मैंने आप सबको यहाँ पर मेरे साथ प्रे करने के लिए बुलाया है। हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया और आप जानते हैं हमें उसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। वो कमीनी मेरे पति की जगह लेना चाहती है। मेरे हस्बैंड उनके सबसे बड़े बेटे हैं तो उसे ही चेयरमैन बनना चाहिए। फिर हेजी को सीजून की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि सेरी लापता है, तो वो खुश हो जाती है और सीजून से कहती है कि जो भी होगा तुम मुझे अपडेट करते रहना। और फिर खुशी खुशी सबके पास वापस आती है और जब सब हेजी से पूछते हैं कि क्या हुआ है तो हेजी कहती है कि मैं आप सबको क्या बताऊं, अभी तो मैंने प्रे शुरू भी नहीं की और गॉड ने मेरी सुन भी ली। फिर हमें सीजून और सीह्यून को पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमने ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्च डॉग सबको काम पे लगा दिया है, आपको जल्द ही कोई खबर मिल जाएगी। सीजून कहता है कि देखिए ऑफिसर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मुझे किस चीज का डर है तो वो है प्रेस का। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो चीजों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और स्टॉक की प्राइसेस भी गिर जाएंगी। ऑफिसर कहते हैं कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर न जाए। सीह्यून कहता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि उसको आप कब तक ढूंढेंगे। ऑफिसर कहते हैं कि देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगले 48 घंटे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सीह्यून कहता है कि 2 दिन ये तो बहुत ज्यादा है, देखिए अगर अभी तक वो जिंदा होती तो उसने हमें कॉल कर लेनी थी। सीजून कहता है कि वैसे अभी तक 10 घंटे तो गुजर चुके हैं और उसके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी अब ये तो बहुत कम है, मैंने सही कहा ना। तो सीह्यून कहता है कि बिल्कुल। मिस्टर होंग को दिखाते हैं जो ऑफिसर से कह रहे होते हैं कि क्या आपके पास बस इतने ही सर्चिंग डॉग्स हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा ये एरिया कितना बड़ा है, आप और डॉग्स लेकर आओ, ऐसे तो हमें उसे ढूंढने में सालों लग जाएंगे। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि देखिए सर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। मिस्टर होंग इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहस कर रहे होते हैं और ये सारी बातें सेरी के मॉम एंड डैड भी सुन रहे होते हैं। मिसेस योन कल की होने वाली बातों को सोच रही होती है जब मिस्टर योन ने उसे चेयरमैन बनाने का कहा था और सेरी घर से जा रही थी, तो मिसेस योन ने उसे रोका और कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि एक बार तुम इस घर से चली जाओगी तो वापस नहीं आओगी, फिर तुम वापस क्यों आई हो, क्या तुम अपना हिस्सा लेने आई हो, तो तुम अपने डैड से कहो कि तुम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो सेरी कहती है कि जब मैं डर जाती हूँ या कंफ्यूज होती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही नाम लेती हूँ, मॉम। अजीब है ना, क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं, आखिर कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी उससे दूर चली जाए। फिर सेरी को दिखाते हैं जो एक बार फिर से जंगल में गिरती है और मॉम चिल्लाती है। सेरी देखती है तो उसके घुटने पे चोट लग जाती है, कहती है कि अब मुझे चोट लग गई है और थोड़ी ही देर बाद वो लोग मुझे मार देंगे और फिर अपने पहने हुए कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि वापस पहुंचते ही इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूंगी और सबको फायर कर दूंगी। फिर जब चलने वाली होती है तो उसे चला नहीं जाता और दोबारा से बैठ जाती है, कहती है कि मैंने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन हमारे फौजी कहाँ हैं, वो लोग आखिर मुझे लेने क्यों नहीं आए, सारे फौजी छुट्टी पर चले गए हैं क्या। कैप्टन री को दिखाते हैं जो पोस्ट ऑफिस होते हैं और सभी कैमरा से वीडियोस देख रहे होते हैं। वहाँ सभी एक एक करके कह रहे होते हैं कि गलती उसकी है, तो प्योजीसू कहता है कि गलती किसकी है, अब ये सोच के क्या फायदा, वैसे अगर देखा जाए तो गलती तो कैप्टन री की भी है, अगर वो माइंस पर पैर न लगते तो वो उसी वक्त लड़की को पकड़ लेते। कैप्टन री उसे घूरते हैं तो कहते हैं कि मेरा मतलब कि कैप्टन री ने जानबूझकर थोड़ी
माइन पे पैर रखा होगा। और वैसे भी ये बात तो सभी जानते हैं कि उस एरिया में माइंस बिछे हुए हैं। हालांकि न्यू आने वाले आर्मी ऑफिसर्स को भी पता है, उन्हें भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर उनका पैर पड़ गया तो क्या कह सकते हैं। तो कैप्टन री कहते हैं कि सार्जेंट लियो, क्या आपने पी रखी है? तो प्योचिसो कहता है कि क्या? नहीं नहीं सर, मैंने शराब नहीं पी है, मैंने तो थोड़ी सी दवाई पी है। तो सभी बस उसको देख रहे होते हैं। प्योचिसो कहता है कि मैंने तुम सबसे कहा ना, गलती किसकी है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। इससे पहले कि वो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हाथ लगे, हमें उसे पकड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी और फिर हम सब कुत्ते की मौत मरेंगे। हम सब जेल में जाएंगे जिंदा और बाहर आएंगे मुर्दा, और कम से कम भी हमें उम्र कैद की सजा तो होनी ही है। फिर कैप्टन री उनसे कहते हैं कि कंपनी ट्रांसफर करने का वक्त आ गया है। फिर वो सभी अपने ट्रांसफर के बारे में रिपोर्ट करके डीमिलिटराइज जोन से जाने लगते हैं। जाते हुए इंटोन कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो पैराग्लाइडर हमारे एरिया में पहुंचा कैसे। प्योचिसो कहता है कि क्योंकि उसमें इंजन नहीं था, अगर उसमें इंजन होता तो हमारा रेडार उसको तूफानी हवा में भी डिटेक्ट कर लेता और हमारा थर्मोग्राफिक कैमरा भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सका, तो भला हम उसे उतरते हुए कैसे देख लेते। इंटोन कहता है कि अगर तूफान उसे यहाँ पर लेकर आया है तो वो बेचारी तो बहुत डर गई होगी। प्योचिसो कहता है कि डर तो मैं भी रहा हूँ। जोमियो कहता है कि सबको पता लगने से पहले हम उसे पकड़ तो लेंगे ना। प्योचिसो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना ही होगा। फिर सेरी को दिखाते हैं जो एक ही जगह पे बार बार घूम रही होती है। फिर जब वहाँ तीसरी बार आती है तो कहती है कि ये इलाका जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और फिर वो पत्तों की रिंग्स बनाती है और अपने लिए निशानियां छोड़ती है कि अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। सेरी चलते हुए जंगल से बाहर निकल आती है। फिर हमें सीह्यून और सोंगे को दिखाते हैं। सोंगे पूछती है क्या सेरी का कुछ पता चला? तो सीह्यून कहता है कि तुम भी तो वहाँ थी, तुम देख नहीं रही थी उसकी खोज किस तरह से जारी है। सोंगे कहती है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, मैं सेरी के ढूंढने की बात नहीं कर रही और उसके घूमने की फिक्र तो तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। सीह्यून कहता है कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तुमने मुझे जो कहना है सीधी तरह कहो, ऐसे पहेलियां मत बुझवाओ। सोंगे कहती है कि चेयरमैन की पोस्ट अभी खाली है, अब क्या तुम ये मौका भी गवा दोगे? ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अगर तुम ये मौका भी गवाना नहीं चाहते तो उसे ढूंढ निकालो, वो तुम्हारे पैसे लेकर भागा है। फिर हमें गुसियोन को दिखाते हैं जो सीह्यून के पैसे लेकर भागा होता है। गुसियोन मैनेजर ओ के साथ होता है। वो गार्ड से कहता है कि तुम बाहर जाओ और जाकर ध्यान रखो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन से बताना। गार्ड बाहर चला जाता है तो गुसियोन मैनेजर ओ से कहता है कि ये आदमी भरोसे के लायक तो है ना। मैनेजर ओ कहता है कि मैं किसी भी आदमी को परखे बगैर काम पे नहीं रखता, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। गुसियोन कहता है कि फिर तुम्हारा क्या ख्याल है मैनेजर ओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मैनेजर ओ कहता है कि इस वक्त मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुसियोन कहता है कि सीह्यून को धोखा देने से पहले भी मैंने भी उसे यही कहा था। मैनेजर ओ ऐसी एजेंसी के लिए काम करता है कि ऐसे लोग जो चोरी करके भागे हों या फिर इलीगल तरीके से कोई काम किया हो और पुलिस से उन्हें बचना हो, तो ये लोग उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मैनेजर वो कहता है कि सर आप तो बहुत ही अच्छे हैं और आप ये तो जानते ही होंगे कि सीह्यून अभी आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। गुसियोन कहता है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और उसे पता चल गया होगा कि मैं फिलीपीन से आया हूँ और 3-4 दिनों के अंदर अंदर उसके आदमी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? तो मैनेजर वो कहता है कि बात तो सही है, अगर आपके पास पैसा और पावर हो तो आप किसी भी इंसान को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक जगह को छोड़कर जहाँ पर इंटरनेट ना हो, इंटरपोल ना हो और फोन रोमिंग भी अभी तक वहाँ पर ना हो। गुसियोन कहता है कि फिर मुझे बताओ ऐसी जगह कौन सी है। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों चोर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर चूची और गैंग आता है। आते ही सबसे पहले रिकॉर्डिंग रोक कर कैमरा बंद करता है और फिर उन तीनों चोरों के पास आकर बैठता है। उनमें से एक कहता है कि इस बार बहुत तगड़ा माल हमारे हाथ में लगा है, हमें आर्टिफैक्ट्स और गोल्डन स्टैचू मिला है, ऐसा स्टैचू आपने कभी नहीं देखा होगा, और हमें एक गोल्डन बॉट भी मिला है। तो चूची और गैंग कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर एक नक्शा निकालता है और उनसे पूछता है कि माल कहाँ छुपाया है। तो वो नक्शे में उसे एक जगह बताते हैं कि हमने माल यहाँ रखा है, और फिर पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा, उस कमीने कैप्टन की वजह से हम यहाँ पर सर रहे हैं और आप हमें प्योंगयांग तो नहीं भेजेंगे ना सर। चूची और गैंग कहता है कि उस कैप्टन की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तुम सभी बस अपना इनाम पाने के लिए तैयार रहो। तो वो खुश हो जाते हैं। फिर उन तीनों चोरों को वहाँ से लेकर जाया जाता है। हमें एक ट्रक दिखाते हैं जिसके आगे नुकीले लोहे लगे होते हैं और उसकी शेप कुछ ऐसी होती है कि अगर वो किसी से टकराए तो उसका बचना मुश्किल हो जाए। वहाँ पर एक लेडी को दिखाते हैं जो सभी से लिफ्ट मांग रही होती है, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता। और फिर देखते ही देखते वो ट्रक आर्मी कार के साथ टकराता है जिनमें वो चोर भी मौजूद होते हैं, और फिर वो ट्रक बार बार उनकी कार से टकराता है और उसे खाई में फेंक देता है। कार भी फट जाती है और वो औरत ये सारा इंसिडेंट देख लेती है। फिर जब वो डर के मारे वहाँ से भागने वाली होती है तो ट्रक उसे भी मार
देता है। फिर हमें कैप्टन री को उनकी टीम के साथ जंगल में दिखाते हैं जो सेरी को ढूंढ रहे होते हैं। फ्यूजीसो कैप्टन री से कहता है कि मुझे नहीं लगता वो लड़की यहाँ से जिंदा बाहर निकल गई होगी, मुझे तो लगता है कि जंगली जानवर उसे खा गए होंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इसकी खबर देने की कोई जरूरत है। तो कैप्टन री कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फ्यूजीसो कहता है कि उन दोनों उसके घर में एक माँ और उसके 4 छोटे बहन भाई हैं और उसकी माँ इस चीज के इंतजार में है कि उसका बेटा मेडल लेके घर लौटेगा। कैप्टन री कहते हैं कि हर माँ अपने बेटे के लिए यही ख्वाब देखती है। फ्यूजीसो कहता है कि जो मियोक वो अपनी ड्यूटी के दौरान साउथ कोरियन ड्रामे देख रहा था, तो मुझे तो लगता है कि उसे जेल में नसीब नहीं होगी। आर्मी ऑफिसर से पहले ही उसका बाप उसे मार देगा। तो कैप्टन री कहते हैं कि अगर गलती की है तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी ही ना। उन दोनों और जोमियो को अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए, मुझे उसे ना पकड़वाने के लिए और तुम्हें ड्यूटी पर बेशर्मी से शराब पीने के लिए। फिर पार कांग वहाँ पर आता है जिसे सेरी के पैराग्लाइडिंग वाले कपड़े मिलते हैं। फिर सभी उसी तरफ जाकर सेरी को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन री को सेरी की बनाई हुई रिंग्स भी मिलती हैं। सेरी को दिखाते हैं जो बहुत ही मुश्किल से चलती हुई आ रही होती है। फिर उसे वहाँ पर एक गाँव मिलता है। सेरी कहती है कि मैं घर पहुँच गई, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने जो बॉर्डर क्रॉस किया था वो उसने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया का किया था। सेरी खुद से कह रही होती है कि शुक्र है मैं बच गई, नॉर्थ कोरिया के जेल में जाने से मैं आजाद हो गई और आज जो कुछ भी हुआ है CNN पे एक इंटरव्यू तो बनता है। फिर सेरी चलते हुए खुद से कहने लगती है कि अब मैं सुबह शहर जाऊंगी, किसी का मोबाइल लूंगी और टैक्सी बुलाऊंगी ताकि मैं घर जा सकूं। फिर डॉक्टर इम को बुलाऊंगी और पूरे 1 महीने के लिए फिजिकल थेरेपी लूंगी। फिर जब सेरी विलेज में एंटर होती है तो कहती है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, क्या सब लोग सो रहे हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी बैलगाड़ी लेकर आता है। सेरी उसे कहती है कि मेरी बात सुने, क्या मुझे आपका सेल फोन मिल सकता है। तो वो सेरी को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सेरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कुछ औरतों को देखती है जो एक दूसरे का हाल पूछ रही होती हैं। फिर वहाँ पर लाइट आ जाती है तो कहती है कि देखो अब सुबह होने को आई है, तब जाकर लाइट आई है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम ब्रेकफास्ट तो अच्छे से बना सकेंगे। फिर जब बैलगाड़ी वाले आदमी से उन्होंने अंडे लेने होते हैं तो वो अंडे की टिकट सिखाती हैं। जितनी उनके पास टिकट्स होंगी उतने उन्हें अंडे मिलेंगे। सेरी कहती है कि ये सब लोग आखिर क्या कर रहे हैं। इतने में स्पीकर पे अनाउंस होता है कि चलो अब सभी एक जगह इकट्ठे हो जाओ, अब हम रोज की एक्सरसाइज करेंगे। स्पीकर पर अनाउंसमेंट होते ही सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। फिर एक जगह सेरी देखती है कि स्कूल के सभी छोटे बच्चे तैयार खड़े होते हैं। फिर वो सभी गाते गाते अपने स्कूल को जाने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम प्यारे बच्चे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। सेरी सबको ऐसा करता देखती है तो कहती है कि क्या मैं अभी भी नॉर्थ कोरिया में हूँ। फिर चोचुल गैंग वहाँ पर आ रहा होता है और सेरी भी रोड के ठीक सेंटर में खड़ी होती है। लेकिन चोचुल गैंग के देखने से पहले ही सेरी को कोई वहाँ से खींच कर ले आता है और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री जोंग हुक होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब कैप्टन री ड्रम लगा रहे होते हैं तो वो सेरी को देख लेते हैं। हैरी अपने फोन से मिस्टर होंग को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हैं, तुम इवेंट कंपनी को फायर कर दो क्योंकि उन्होंने वेदर रिपोर्ट चेक नहीं की थी। ये सभी इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, मुझे एक दफा आने दो फिर मैं आके बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तो फायर नहीं करूंगी और मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुम इसीलिए चुप होना क्योंकि तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे गुस्सा हूँ। देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तो इसलिए अब तुम मुझे जवाब दो। मुझे लगता है कि मैं किसी नेशनल पार्क में आ गई हूँ, यहाँ मुझे एक हिरन भी दिखा था, तो तुम चेक करो आसपास में कोई नेशनल पार्क है क्या। तुम्हें शायद ये ऑर्डर लगे लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है सच में। और फिर जब आप ना आने पे रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, कितना सारा काम मुझे करना है और आखिर कौन करेगा मेरा इतना सारा काम। री जोंग हुक उसे देख रहा होता है और हंस रहा होता है। सेरी कहती है कि तुम्हें पता है मैं तो इस बार तुम सबकी सैलरी बढ़ाने वाली थी और तो और तुम सबको बोनस भी देने वाली थी। मेरी बात तुमने सुनी ना। अब तुम सोच रहे होगे कि अचानक से मैं जवाब कैसे दूं। कोई भी जवाब नहीं आता तो सेरी फोन बंद करती है और कहती है कि प्लीज कोई तो मुझे यहाँ से लेकर जाओ। और फिर यूं ही सेरी री जोंग हुक को देखती है और उसे अपने पास बुलाने लगती है कि इधर आओ। और फिर कैप्टन री सेरी की तरफ गन करते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।